सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना और बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण को बढ़ाना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसे पहली बार सन 2008 में मनाया गया था। अगर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, तो वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 13 फरवरी को। 13 फरवरी को किनकी जयंती होती है? सरोजिनी नायडू जी की, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। और इन्हीं को याद रखना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। और इसी तरह से आप याद रख सकते हो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो 8 मार्च को मनाते हैं। वैसे एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, वो 15 अक्टूबर को होता है। वैसे यहां तो हम जनवरी के डेज की बात कर रहे हैं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ दिवस मनाया, 4 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड, 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया और अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हमने मनाया था। अब ध्यान से सुनना, 24 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको याद आ गया अभी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा विनोद शर्मा को। तो देखो, मैं आपको दोनों बताता हूं। संस्थागत श्रेणी में, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। उन्हें आपदा प्रबंधन में उनके काम के लिए यह सम्मान मिला है। एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा दिए गए उनके योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अभी एक्चुअली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए हैं 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2021 के लिए और 2022 के लिए भी। अभी तो मैंने जो आपको नाम बताए व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में, वो 2022 के लिए बताए हैं। अगर मैं आपको सारे सालों के बताऊं, जैसे कि 2019 के लिए किसे दिया गया, 8वीं बटालियन एनडीआरएफ को चुना गया 2019 के लिए। 2020 के लिए किसे चुना गया, के एम सिंह और डीएमएमसी उत्तराखंड को। 2021 के लिए बात करेंगे तो राजेंद्र भंडारी और सीड्स को। और 2022 मैंने आपको बताया प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। बाकी जेसी चौधरी इंपॉर्टेंट नाम है,
और अगर आपने हमारे सारे वीकली वीडियोस देखे होंगे तो ये नाम मैंने बार बार आपको रिपीट करवाया है, अब आपको याद हो गया होगा, क्योंकि अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जीता है, तो ये नाम तो इंपॉर्टेंट है। बाकी अनुकृति उपाध्याय, अभी उन्होंने उनके नॉवल जिसका नाम है किंत्सुगी, उसके लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। और नीलमणि फूकणबी नाम इंपॉर्टेंट है, ये असमिया कवि है जिन्होंने भी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। और अगर मैं आपसे पूछूं 57 को इंग्लिश में कहते हैं 57, तो 57वां किसने जीता था? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी ने जीता था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे स्थापित की गई है? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। पहला प्रश्न तो ये याद रखना। तो इसमें आपको सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं मिलेंगी। और ये जो सेटअप है ये पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 पैरालंपिक में भारत को पदक दिलाने में मदद करेगा ये सेटअप। और इस बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के जो मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं, कौन? गौरव खन्ना, उन्होंने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। अच्छा, लखनऊ से आपको याद आता होगा कि इस साल जो आईपीएल होंगे ना आपके 2022 में, वैसे होंगे कहाँ पे? भारत में। उसमें 2 नई टीमों को शामिल किया गया था, एक लखनऊ टीम और एक अहमदाबाद टीम। तो टोटल 10 टीमें हो गई हैं। और वाराणसी से क्या याद आता है आपको? अभी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। और वाराणसी में ही आपको याद आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र यानी कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी छत आपको याद होगा शिवलिंग के आकार की थी। गुरुग्राम से क्या याद आता है? भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा यहीं पे। गुरुग्राम में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रीन एटीएम भी यहीं पे खोला गया था। और आपको याद होगा भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। अब बात बैडमिंटन की है तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, जो कि आपके एग्जाम में छपेगा। ध्यान से सुनो। दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर अभी कौन बन गई है? और ये भारत की पहली है। इनका नाम आप ही को बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। मैं आपको बता दूं ये गुजरात से हैं। अब आप उनका नाम बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो अभी भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2021 के लिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा उन्होंने रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है। और आपको बता दूं स्मृति मंधाना ने 2018 में भी ये रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड जीता था। तो ये उनका ये दूसरा अवार्ड है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इसी के साथ उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है। और इसी के साथ वे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्मृति मंधाना से और क्या क्या प्रश्न याद आते हैं आपको? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी चुनी गई थी, वो है ये स्मृति मंधाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो भी आंसर होगा स्मृति मंधाना। या फिर पूछा जाए पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, आंसर होगा स्मृति मंधाना। वैसे अभी स्मृति मंधाना और जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। इसके अलावा और भी जो अवार्ड्स हैं उनकी मैं यहाँ पे लिस्ट लगा रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके उन सभी को एक बार रीड कर सकें। बाकी आईसीसी की बात कर लें, स्थापना होती है 1909 में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में। सीईओ कौन है? अभी नए बने थे, जॉफ एलार्डिस। और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे को। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, जिनको अभी नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनके नाम से आपको जरूर याद आता होगा हमारे देश का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। कब? 2021 में।
और आपको बता दूं ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके तो बताइए ज़रा अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। बाकी जिशान ए लतीफ़ की बात करते हैं तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता था इन्होंने फोटो जर्नलिज्म के लिए। विरल देसाई ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीता 2021 का। और नीना गुप्ता 2021 का रामानुजन पुरस्कार इन्होंने जीता। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की थोड़ी बहुत बात कर लें तो अभी आपको बताया हम लोगों ने इनकी जयंती मनाई थी 23 जनवरी को। कौन से नंबर की? 125वीं जयंती मनाई थी 23 जनवरी को। इन्हीं की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1921 में ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने ही स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया था और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वो बुक भी ध्यान रखना, द इंडियन स्ट्रगल नाम से। और बताओ, जय हिंद जो आप बोलते हो ये शब्द किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही। और उनका एक प्रसिद्ध नारा तो आप जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी ने ही दिल्ली चलो का नारा देते हुए आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी निर्माण किया था। और अभी हमने पढ़ा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया है जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। अभी एक बुक आई थी, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस बुक को किसने लिखा है ये आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने धर्मशाला में अपना कांगड़ा नाम से एक एप्लीकेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना भी शुरू की। और कांगड़ा से आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पेंटिंग है जो बड़ी फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। गुजरात से देखो मैं आपको बताऊं तो अभी इसने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था। पंजाब सरकार ने PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था और हरियाणा ने उत्तम बीच पोर्टल को लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ बात हिमाचल की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अच्छा मुझे बताओ, 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप जो 2022 में होगी, कहाँ पे होगी? हिमाचल प्रदेश के काजा में होगी। ये चैंपियनशिप पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रही है। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा पूछा जाए कि 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और पहला राज्य वो भी हिमाचल प्रदेश है। उसके अलावा याद रखना, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना आपका हिमाचल प्रदेश। और खेती से याद आएगा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और कुल्लू से याद आएगा, बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। वैसे भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहाँ पे की गई? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और ई कैबिनेट प्रणाली ये शुरू करने वाला, लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अभी आपको याद होगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 इसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने ही तमिलनाडु को हरा करके। और देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। वैसे याद रखना, 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और रोहतांग टनल जिसका नाम बदल करके अटल जी के नाम पर रख दिया गया, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइस, जनवरी महीने के तीसरे वाले हफ्ते का जो वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है कल। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसकी क्विज भी अपलोड कर दी गई है और PDF पे। कहाँ पे? आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी आपको मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इसकी PDF भी वहीं पे आपको मिल जाएगी, ताकि वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें।
और गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना बस, और लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह में किस प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया? तो आंसर होगा अबाइड विद मी। तो इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना के बैंड में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन गूंजेगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी जी के पसंदीदा गीतों में से एक रहे अबाइड विद मी को इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं रखा है। वैसे अगर पूछा जाए ना आपसे एग्जाम में, पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न न पूछ करके घूम के पूछा जा रहा है कि ये जो अबाइड विद मी गीत है इसको किसने लिखा था, तो स्कॉटलैंड के कवि और गायक हेनरी फ्रांसिस ने 1847 में लिखा था, और 1950 से ये गीत बीटिंग रिट्रीट में बजता आ रहा है। पर अभी केंद्र सरकार ने इसको हटाने का फैसला किया, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर भारतीय धुन बजाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा उनका कहना है। वैसे बीटिंग रिट्रीट क्या है मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक डे में लगभग सप्ताह भर चलने वाला उत्सव के अंत का ये प्रतीक है, जो कि 24 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन हमने पढ़ा था अभी कि इस साल से इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी कि 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। याद है आपको? ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वो प्रश्न आ गया जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि 24 जनवरी को और कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये रहा वो कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को ही। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था, और तब से हर साल 24 जनवरी को ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आप कहोगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है क्या, नेशनल एजुकेशन डे? तो होता है, वो हम 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को मनाते हैं। और देखो, इनसे अच्छा प्रश्न बनता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे, तो यही थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अच्छा, एजुकेशन कौन देता है? टीचर देते हैं। तो बताओ, नेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है और इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो इस तरह के प्रश्न हम वहां पे रिवाइज करते ही रहते हैं, तो अब आपको याद हो गया होगा। नेशनल टीचर डे याद रखना 5 सितंबर को होता है, और उसके जस्ट एक महीने बाद होता है इंटरनेशनल टीचर डे यानी कि 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में आपको मिलेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे ये हवाई अड्डा है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मिलेगा। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कोलकाता के इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया? तो हवाई अड्डे पर रनवे की खराब देखरेख की वजह से उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कितने रुपए का जुर्माना लगाया। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है। तो जो आप लोग कहते हो ना, आपके एग्जाम में स्टैटिक प्रश्न आते हैं हवाई अड्डों से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, झीलों से संबंधित, तो ऐसे तो बहुत सारे आपके हवाई अड्डे हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और आपको पता है आजकल का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश करता है कि आपने कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा है या कोई भी स्टडी आप कर रहे हो तो कितने ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो। तो वो इन्हीं करंट अफेयर्स में से आपके स्टैटिक प्रश्न निकालता है, ये आप सबको पता होगा। तो ये करंट अफेयर्स में आ गया अभी, तो यहीं से एग्जामिनर को अगर स्टैटिक प्रश्न निकालना है या हवाई अड्डा पे प्रश्न देना है तो वो ये वाला प्रश्न दे सकता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक बार फिर मैं आप सभी को बता दूं, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि इसी तरह से आपके करंट अफेयर्स से जो भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं उनको निकाल करके मैं आपको डेली रिवाइज करवा रहा हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि आप तक ये प्रश्न पहुंच सके और उसको बार बार रिवाइज करा करके मैं आपको याद भी करवा सकूं। उसी के लिए ये रिवीजन वाला वीडियो मैं आपको बताता हूं। कई बार बोल चुका हूं, इसे आप जरूर देखा करें। ज्यादा मिनट का नहीं होता, मुश्किल से 8-10 मिनट का ये मिलेगा आपको, जिसमें आपके ये 10 स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ गए। डेज वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, तो वो भी मैं रिवाइज करवाता हूं डेली। 10 डेज वाले क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा कल के करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज करते हैं। उसके अलावा पिछले महीनों के, पिछले 6 महीने के 20 करंट अफेयर्स को भी हम वहां पे रिवाइज करते हैं। तो उस 10 मिनट के, केवल मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। और जब उन वीडियोस को आप 2-4 बार देख लोगे
तो आप पाओगे कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का कारण ही वही है, उसी को हमने क्या बोला है, रिवीजन वाला वीडियो। रिवीजन मतलब रिपीटेशन, ताकि वो रट जाए बस आपको। और अगर एक बार भी अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार मेरे कहने पे जरूर देखें। चलो अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो आप। बताओ गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट आपको कहां पे मिलेगा। गोपीनाथ बारदोलाई आप जानते हो ना, आधुनिक असम का संस्थापक इनको कहा जाता है, तो ये आपको असम में मिलेगा। और पूछा जाए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां मिलेगा, तो आंसर होगा पटना में। वीर सावरकर एयरपोर्ट तो आप बता ही दोगे, अंडमान निकोबार में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट आपको मिलेगा नागपुर में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां मिलेगा, वाराणसी में। चलो बताओ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां मिलेगा, लखनऊ में आपको मिलेगा। और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। अच्छा, बिरसा मुंडा के नाम पे भी एक एयरपोर्ट है, वो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। अब आप बता दो हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। और किसने किया, नाटो ने। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसके सदस्य देशों ने इस समुद्री अभ्यास जिसका नाम रखा है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन किया कहां पे, भूमध्य सागर में। और ये कब से कब तक होना है, 24 जनवरी 2022 को ये शुरू हुआ, जो कि 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य है नाटो की समुद्री क्षमताओं का परीक्षण करना। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1949 में। कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, 30 है। इसका हेडक्वार्टर आपको वहीं पे मिलेगा जहां पे यूरोपियन यूनियन का है, यानी कि ब्रुसेल बेल्जियम में। अच्छा, अरब सागर में अभी भारत और रशिया ने एक एक्सरसाइज किया था, क्या नाम है उसका, पैसेज एक्सरसाइज। अच्छा, अभी भारत ने दोस्ती नाम का एक्सरसाइज किसके साथ किया था, मालदीव और श्रीलंका के साथ में किया था। कहां पे, मालदीव में। और मालदीव के साथ अभी हमने एक्यूवेरिन नाम का एक्सरसाइज किया था। वैसे आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पीसफुल मिशन 2021 नाम से एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास भी किया था। कहां पे, रशिया में किया था, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। करेगा इसे भारत एससीओ का मेंबर जो है। और अभी एससीओ का नवा मेंबर कौन सा बना था, ईरान बना था। चलो आप मुझे बताओ, जो ब्रिक्स बैंक है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक आप बोलते हो उसे, इसका अभी सबसे लेटेस्ट नया मेंबर कौन सा बना, 9th नंबर का ही मेंबर बना है, कौन सा देश है वो, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक से। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और अभी इन्हीं को प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना। तो ये जो कंपनी है ये मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है। तो अभी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना करके कंपनी प्लांट बेस्ड मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। बाकी आप जानते हो ऋषभ पंत अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के बने थे, अक्षय कुमार ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जनवरी 2022 में अभी 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड यानी कि एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में भारत की किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा कुजांगल। तो अभी बांग्लादेश के ढाका में जो 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए थे, उसमें एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में भारत की कुजांगल ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, PS विनोद राज। जबकि जय सूर्या को फिल्म सनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। यहाँ पे पगलिया आप जानते हो, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में पगलिया नाम की मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता था। छिछोरे तो आप जानते ही हो, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता था इसने। और थप्पड़ की बात करेंगे तो 66th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसको। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसका निर्माण किस राज्य में किया गया, तो आंसर होगा हैदराबाद में। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है इसे बनाने में, तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो मेहनत करने में हमें भी अच्छा लगेगा। और इन सब की क्विज लगा लो, अच्छे से टेस्ट लगा लो, सारे क्वेश्चन को याद कर डालो। PDF भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। और आपका टॉपिक वाइज सेक्शन भी तैयार हो चुका है।
वहाँ पे भी जाकर के आप टॉपिक वाइज सेक्शन की अलग अलग हिसाब से जो भी आपको लगानी है वो क्विज लगा सकते हो और अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।